ये विडंबना ही थी कि जो खुशियां श्वेता के हिस्से में आनी चाहिए थी वे उसकी छोटी बहन पल्लवी के दामन में चली गई थी। श्वेता ने भी हालात से समझौता कर लिया था, लेकिन ये वक्त का कैसा फेर था कि पल्लवी की वजह से खुशियां एक बार फिर उसे मिल रही थी। छोटी बहन पल्लवी की मृत्यु का तार पाते ही मैं व्यग्र हो उठी। मन सैकड़ों प्रकार की आशंकाओं से भर उठा। तार झूठा तो नहीं, भला बिना किसी बीमारी के पूरी तरह स्वस्थ युवती की मृत्यु हो सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कई बार उलट पलट कर तार के कागज को घूरती रही, उस पर छपे अक्षरों को पढ़ती रही। कहीं भी कुछ जाली नहीं था। मेरे तन मन में शीत लहर सी दौड़ चली गई। पिछले महीने ही तो मैं दिल्ली जाकर पल्लवी, उसके पति तरुण व 3 महीने की प्यारी सी रुई के गोले जैसी बिटिया नूरी से मिलकर आई थी। तब कहाँ सोचा था कुछ दिन बाद मुझे पल्लवी की मृत्यु की सूचना मिलेगी। उस वक्त पल्लवी मुझे देखकर प्रसन्नता से खिल उठी थी। अपनी बिटिया को छाती से चिपकाए वो सैकड़ों प्रकार की सुखद कल्पनाओं में डूबी रहती थी। उसके राहत भरे संतुष्ट चेहरे से सुखी दाम्पत्य जीवन का आभास मिलता था। फिर अचानक ऐसा क्या हादसा हो गया? कौन सी आकस्मिक बीमारी ने पल्लवी को छीनकर उस हरी भरी बगिया को उजाड़ डाला? अपने कमरे में लगी पल्लवी की मुस्कुराती तस्वीर को देखकर मैं देर तक आंसू बहाती रही। रात में दिल्ली के लिए कोई गाड़ी नहीं थी। रात भर रोती रही। सुबह छुट्टी का आवेदन पत्र छात्रावास की एक सहेली को पकड़ाकर वो पहली गाड़ी पकड़ मैं रवाना हो गई। उसके घर पहुंची तो बाहर सड़क तक जनसमूह फैला हुआ था। लोगों की भीड़ ने सफेद चादर से ढकी पल्लवी की लाश को घेर रखा था। भीड़ में खड़ी कई महिलाएं जो किसी महिला संस्था की सदस्याएं प्रतीत होती थीं, पल्लवी के ससुराल वालों के खिलाफ नारे लगा रही थीं, गिरफ्तारी की मांग कर रही थीं। भीड़ के लोग भी ससुराल वालों के विरुद्ध बोल रहे थे। मैं भीड़ को चीरकर अंदर पहुंची तो देखा अंदर माँ, पिताजी, भैया, भाभी सभी उपस्थित थे। सभी चीख चिल्लाकर पल्लवी के सास ससुर व पति पर दोष आरोपण कर रहे थे कि उन्होंने पल्लवी को दहेज के लालच में आग में जलाकर मार डाला है। मुझे देखते ही शोक विहल माँ मुझसे लिपटकर रो पड़ी। पिताजी पल्लवी की लाश की ओर व तरुण की ओर इशारा करके गरज उठे, देख लिया, इस नराधन ने मेरी फूल सी बेटी को कितनी बर्बरता से जलाकर मारा है। क्या कमी थी मेरी बच्ची में? कौन सी कमी छोड़ी थी मैंने दहेज देने में? रंगीन टीवी, फ्रिज, स्कूटर सभी कुछ तो दिया था। भैया बिफर उठे, ये लोग दहेज के लालची हैं। ये दहेज में मोटर गाड़ी चाहते थे, हम लोग देने में असमर्थ थे, इसीलिए इन लोगों ने मेरी बहन को जलाकर मार डाला ताकि दूसरा विवाह करके लाखों का दहेज फिर से पा सके। पहली बार मैंने पिताजी व भैया के मुंह से तरुण व उसके माँ बाप के लिए अशोभनीय शब्द सुने थे। मोटर गाड़ी के बारे में सुना था, कभी किसी ने तरुण को दहेज का लालची नहीं बतलाया था। सभी उन्मुक्त स्वर में उसके भले स्वभाव की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। भीड़ में तरुण भी था, जो लोगों की जली कटी आरोप प्रत्यारोप, नफरत, आक्रोश बर्दाश्त करता हुआ आंसुओं में तरबतर निरीह चेहरा लिए माँ के सानिध्य को तरसती अपनी दूधमुही बच्ची को चुप कराने संभालने में लगा हुआ था। उसके घबराए माँ बाप लोगों के सामने अपनी सफाई पेश कर रहे थे कि उनको तरुण के अतिरिक्त अन्य कोई बेटा या बेटी नहीं है। वे खूब देखभाल कर अपनी पसंद की बहू घर में लाए थे, फिर वे अपनी प्यारी बहू को जलाकर क्यों भला मारेंगे? लेकिन उनकी आवाज़ न कारखाने में तूती की भांति दबकर रह गई थी।
उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं था। सभी उन्हें दोषी ठहराने के लिए कटिबद्ध थे। आक्रोश से उबलते पिताजी व भैया ने मेरे आने से पहले ही थाने में तरुण व उसके माँ बाप के खिलाफ दहेज कानून के अंतर्गत रपट लिखवा दी थी। पल्लवी की लाश का पोस्टमार्टम हो चुका था। मृत्यु का कारण अत्यधिक जल जाना सिद्ध हो चुका था। पुलिस वालों ने गिरफ्तारी से पहले तरुण व उसके माँ बाप को पल्लवी की शव यात्रा में शामिल होने व शवदाह करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। लोग अर्थी उठाकर बाहर ले जाने लगे तो तरुण शोक विहल होकर पल्लवी की कोयला बन चुकी काया से लिपटकर फपक कर रोने लगा। लोग व्यंग कसने लगे कि पुलिस कानून व जन आक्रोश से बचने के लिए ही तरुण ये सब दिखावा कर रहा है, नहीं तो क्या दहेज लोभियों के सीने में भी दिल हुआ करता है। तरुण व उसके माता पिता से किसी को रत्ती भर सहानुभूति नहीं थी। पल्लवी का अंतिम संस्कार हो चुकने के बाद जब पुलिस वाले उन तीनों को गिरफ्तार करके ले गए तभी लोगों का क्रोध शांत हो पाया। इतनी बड़ी कोठी में मैं, माँ, पिताजी, भैया, भाभी व तरुण के पुराने बूढ़े नौकर के अतिरिक्त और कोई बाकी नहीं रहा। पल्लवी के ससुराल के दूर के रिश्तेदार भी पुलिस के पचड़े में पड़ने के डर से घबराकर अपने अपने घर चले गए। माँ पिताजी अपनी लाडली दुलारी बेटी पल्लवी की असामयिक मृत्यु से कुछ इस प्रकार बौखलाए हुए थे कि तरुण व उसके माँ बाप की गिरफ्तारी से भी उनके मन को शांति नहीं मिल पाई थी। नींद किसी की आंखों में नहीं थी। सभी बैठक में सोफों पर बैठकर परस्पर विचार विनिमय करने लगे कि तरुण व उसके माँ बाप को कड़ी से कड़ी सजा किस प्रकार दिलवाई जाए। सभी तरुण को फांसी के फंदे पर लटका हुआ देखने को उतावले थे। मैं पल्लवी की दूधमुही बिटिया को छाती से चिपकाए न मालूम कहाँ किस विचार में खोई हुई थी कि भैया के स्वर ने मुझे चौंका दिया। श्वेता, तुम्हारे पास भी तो पल्लवी के पत्र आते होंगे। अपने ससुराल में मिल रहे अत्याचारों के बारे में उसने अवश्य लिखा होगा। अत्याचार? कैसा अत्याचार? ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा। वो यहाँ हर तरह से खुश थी। सभी प्रकार के ऐशो आराम व वैभव उपलब्ध थे उसे। फिर तरुण तो उसे हथेली पर रखता था। अत्याचार कौन करता? मेरी बात बीच में ही काटकर तरुण का बूढ़ा नौकर बोल उठा। हम भी तो इनसे यही कह रहे हैं कि पल्लवी बिटिया इस घर में पूरी तरह से सुखी थी। पूरे घर में उन्हीं का हुक्म चलता था। घर में उनके अतिरिक्त रहता ही कौन था? तरुण सुबह 9 बजे तक उल्टा सीधा नाश्ता करके अपनी फैक्ट्री पर चले जाते और मालिक मालकिन दुकान पर। चुप रहो, भैया ने नौकर को डांट दिया और मेरी तरफ क्रोध से आंखें तरेरी, जैसे मैंने नौकर के सामने सच्चाई बखान करके बहुत बड़ा जुल्म कर डाला हो। तुम बाहर जाकर बैठो, हमारी बातों में दखल मत दो। तभी माँ ने नौकर को जाने का इशारा किया। वो उठकर बाहर निकल गया। भैया इस प्रकार मुझे समझाने लगे जैसे मैं बहुत छोटी नासमझ बच्ची हूँ। देखो श्वेता, हमें इस वक्त अपना केस मजबूत करना है, तभी हम इन लोगों को सख्त सज़ा दिलवाने में सफल हो पाएंगे। इनका क्या है, ये तो पुलिस को रुपया भर कर छूट जाएंगे, पर हमारी तो जग हसाई हो जाएगी। लोग हमारे ऊपर व्यंग कसेंगे कि हम कायर थे, लड़की की मौत का बदला नहीं ले पाए। इन लोगों के दबदबे में डर कर खामोश बैठ गए। मैं अपनी बेटी की मौत का बदला अवश्य लूंगी, माँ छाती ठोककर कठोरता से कह उठी।
मैं भरी अदालत में जज के सामने खड़ी होकर चिल्ला चिल्ला कर कहूँगी कि मेरी बेटी रो रो कर मुझे फ़ोन करती थी। उसके ससुराल वाले उस पर सैकड़ों प्रकार के जुल्म ढा रहे थे। उसे भूखा रखा जाता था, ढेर सारा काम कराया जाता था, मायके से दहेज लाने के लिए विवश किया जाता था। भैया ने माँ की बात बीच में ही काट दी। माँ, तुम जोश में होश खो रही हो। ऐसी उल्टी सीधी बातें करने से तो हमारा मामला ही बिगड़ जाएगा। भूखा रखने और ढेर सारा काम कराने की बात जम नहीं पाएगी। उनका वकील हमारे इस मुद्दे को तिनके की भांति तोड़कर रख देगा। सभी जानते हैं इस घर में खाने की कमी नहीं है। रसोई की अलमारियां, फ्रिज वगैरह खाद्यान्नों से ठसाठस भरे रहते हैं। दुबली पतली पल्लवी विवाह के 6 महीने बाद ही फूलकर काफ़ी मोटी हो चुकी थी। रही बात घर का काम करने की, सो भोजन बनाने वाली महाराजिन, बच्ची को खिलाने वाला और घर की पहरेदारी करने वाला ये बूढ़ा नौकर और झाड़ू पोछा लगाने व बाजार से सामान लाने वाला पहाड़ी छोकरा क्या घास छीलने के लिए घर में रह रहे थे। माँ सिटपिटा कर चुप बैठ गई। भाभी ने अपना सुझाव पेश किया। मैं लोगों से कहूँगी कि पल्लवी दीदी अक्सर मेरे पास बैठकर अपने पति की चरित्रहीनता का दुखड़ा रोया करती थी। कहती थी तरुण के कई लड़कियों के साथ अनैतिक संबंध थे, पर उन लड़कियों को लाओगी कहाँ से? वकील और जज तो पूरे सबूत मांगेंगे, लड़कियों को कोर्ट में पेश करने को कहेंगे। फिर तुम्हारा झूठ क्षण भर में शीशे के टुकड़ों की भांति छिन्न भिन्न होकर बिखर जाएगा। भैया ने कहा तो भाभी का मुंह लटक गया। माँ और पिताजी ने हाथों पर सिर थाम लिए। फिर माँ के मुंह से कराह जैसा स्वर निकला। मेरी बेटी बड़ी भली थी। उसने कभी अपने ससुराल वालों की बुराई नहीं की, किसी भी पत्र में कोई ऐसी वैसी बात नहीं लिखी। माँ चुप भी करो, दीवारों के भी कान होते हैं। भैया झुंझला उठे। इस वक्त हमें ऐसी कोई बात नहीं कहनी है जो पल्लवी के सास ससुर पति के पक्ष में हो। मुझे पल्लवी की नासमझी पर क्रोध आ रहा है। 4 बर्तन होते हैं तो खटका भी करते हैं। कौन विश्वास कर सकता है कि 2 वर्ष के वैवाहिक जीवन में उसका अपने सास ससुर या पति से झगड़ा ना हुआ होगा? पर उसने पत्रों में वो सब लिखा क्यों नहीं? उसका लिखा हुआ पत्र हमारे लिए सबसे बड़ा सबूत होता। फिर कानून के सभी पहलू हमारे पक्ष में होते। तब क्या मेरी बेटी के हत्यारे निर्दोष छूट जाएंगे? पिताजी के स्वर में निराशा झलक उठी। मेरे रहते ऐसा नहीं हो सकेगा। मैं इन लोगों से गिन गिन कर बदला लूँगा। मेरा सबूत पक्का है। मैं पुलिस वालों से कह चुका हूँ कि तरुण ने हम लोगों से मोटर गाड़ी की मांग की थी। हम देने में असमर्थ थे, इसलिए उसने क्रोध में भभक कर पल्लवी को जलाकर मार डाला। ठीक है, तुम जैसा उचित समझो करो। हम सब तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाते जाएंगे। पिताजी बोले। उन्हें अपने बेटे के साहस व कर्मठता पर पूरा विश्वास था। तभी मेरी गोद में दुबकी नूरी भूख से व्याकुल होकर रोने लगी। उसके लिए दूध की आवश्यकता थी। मैं नूरी को गोद में लिए लिए ही रसोई घर की ओर बढ़ गई। वो बूढ़ा नौकर वहीं दीवार से चिपका कमरे की ओर कान लगाए खड़ा था। मुझे देखकर वो मेरी ओर लपक आया। बेटी, मैं सच कहता हूँ, बहू रानी की मौत के लिए कोई दोषी नहीं है। इस घर के लोग तो बिल्कुल देवता हैं। वो तो दुर्घटना थी। बहू रानी अपनी गलती से जल गई थी। वे बिटिया के लिए दूध गर्म कर रही थी तभी। मैं जानती हूँ काका, पर माँ, पिताजी, भैया, भाभी को कैसे समझाऊं? सभी तो आक्रोश से भरे बैठे हैं। लाओ बच्ची को मुझे दे दो। तुम बहुत देर से लिए बैठी हो, थक गई होगी। नहीं, रहने दो। इसे गोद में लेना मुझे अच्छा लग रहा है। मैं नूरी को लिए लिए ही दूध गर्म करने लगी।
तभी मुझे अपने पीछे किसी के खड़े होने का आभास हुआ। देखा, भाभी थी जो शायद चाय बनाने के लिए रसोई में आई थी। वो मेरा व नौकर का वार्तालाप सुन चुकी थी, इसलिए झुंझलाकर नौकर को झिड़कने लगी। तुम अभी तक सोए नहीं? अपने कमरे में जाओ या बाहर बैठकर घर की पहरेदारी करो। हमारी बातों से तुम्हें क्या लेना देना है? हम जो चाहें करें। भाभी के ऊंचे स्वर ने मुझे भी सहमा कर रख दिया था। दूध को बोतल में डालकर मैं शीघ्रता से निकल आई। मुझे माँ, पिताजी, भैया, भाभी किसी की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैं नूरी को लेकर दूसरे कमरे की ओर बढ़ गई। ये पल्लवी व तरुण का शयन कक्ष था। साफ सुथरा, कीमती सजावट से भरपूर, बढ़िया लकड़ी के बने हुए खूबसूरत नक्काशीदार पलंग के गुदगुदे गद्दों व रेशमी चादर पर लेटते ही मन का रोआ रोआ मीठी सिहरन से भर उठा। पल्लवी की सुंदरता बीच में न आई होती तो शायद ये सब मेरा ही होता। पल्लवी से पहले तरुण मेरा ही तो होने वाला था। मन 2 वर्ष का फासला पार कर अतीत में जा पहुंचा। जब तरुण से मेरे रिश्ते की बात चली थी, तरुण के माँ बाप मुझे देखने मेरे घर आए हुए थे। मेरे घर वालों ने मुझे ब्यूटी पार्लर में सजवा कर गुड़िया सी बनाकर उनके सामने बैठा दिया था, पर सौंदर्य प्रसाधनों की ढेर सारी लिपापोती व बिजली की चकाचौंध भी मेरे सांवले रंग को नहीं छिपा पाई थी। श्वेता नाम होने से ही कोई दूध जैसा गोरा तो हो नहीं जाता। पता नहीं क्या सोचकर मेरे घर वालों ने मेरा नाम श्वेता रखा था। मेरा रंग मेरे नाम के बिल्कुल विपरीत था। नयन नक्श आकर्षक होने से क्या होता है? मेरे घर वालों को विश्वास था कि तरुण के माँ बाप मेरी उच्च शिक्षा, गुणों, मधुर व्यवहार, शहद जैसी मीठी व सुरीली आवाज़ से प्रभावित होकर मुझे अपने घर की बहू बना लेंगे। लेकिन उन दोनों ने स्पष्ट इनकार कर दिया। मुझे देखकर कड़वा सा मुंह बनाकर दोनों ने मेरे घर वालों को खूब लताड़ा। कहा, नाहक ही अपने घर बुलाकर तुम लोगों ने हमारा कीमती वक्त बर्बाद किया, जबकि हम पहले ही कह चुके हैं कि हमें अपने इकलौते बेटे के लिए गोरी चिट्ठी लड़की चाहिए, कौवे जैसी काली कलूटी नहीं। अपमान का जहरीला घूंट जैसे तैसे निगलकर मैं अपराधी भाव से सिर झुकाकर जाने के लिए उठकर खड़ी हो गई। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जमीन में समा जाने को जी चाह रहा था। तभी अपने कॉलेज की बैडमिंटन टीम के साथ खेलकर उछलती कूदती, हाथ में रैकेट नचाती हुई पल्लवी ने घर में प्रवेश किया तो तरुण के माँ बाप उसकी बेबाक चंचलता, चुस्ती फुर्ती, केसर घुला दूध जैसा रंग देखकर अवाक रह गए। तरुण की माँ थोड़ी नम्र होकर बोली, हमें अपने घर की बहू बनाने के लिए जैसी लड़की की आवश्यकता है वे गुण तुम्हारी इस छोटी बेटी में मौजूद हैं। चाहो तो रिश्ते के लिए हाँ कर दो। इसके लिए हमें दहेज की आवश्यकता भी नहीं है। अंधा क्या चाहे दो आँख। मेरे घर वाले बिना दहेज के मन चाहे रिश्तों को हाथ से निकालने वाले नहीं थे। मेरी भावनाओं की चिंता किए बगैर पल्लवी का विवाह तरुण के साथ संपन्न कर दिया गया। मैं बगैर कोई श्रृंगार किए साड़ी पहने हुए सूनी निगाहों से पल्लवी को दुल्हन बनते देखती रही। वो विदा होकर गई तो लगा जैसे मेरा संपूर्ण अस्तित्व भी उसके साथ जा चुका है। घर में मन ही नहीं लग पाया। फिर घर वालों के तीव्र प्रतिरोध के बावजूद मैंने कानपुर के एक पब्लिक स्कूल में अध्यापिका की नौकरी कर ली और छात्रावास के एक कमरे में रहने लगी। माँ पिताजी के पत्र आते लिखते रहते, हम तुम्हारे लिए लड़का देख रहे हैं। बेटी का विवाह किए बगैर मर जाएंगे तो छाती पर पड़ा बोझ हमें मरने के बाद भी चैन नहीं लेने देगा। पर मेरी दिलचस्पी अब विवाह में नहीं रह गई थी। फिर मेरी जैसी काली कलूटी लड़की को अच्छा लड़का मिलता भी कहाँ से? क्या सो गई दीदी? भाभी के स्वर ने मुझे चौंकाया तो मैं
ख्यालों की दुनिया से निकलकर आंखें खोल दी। वे सब तो बैठक में ही सोफों पर पसर कर सोने लगे। मैं तुम्हारे पास चली आई, यहाँ आराम तो मिलेगा। भाभी ने सिरहाने की ओर रखा तकिया अपनी ओर घसीटा। भाभी बतलाती रही, सबने योजना तैयार कर ली है कि अगर हम पल्लवी की मौत को सबूतों के अभाव में हत्या सिद्ध नहीं कर पाए तो आत्महत्या अवश्य सिद्ध कर देंगे। फिर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले सास ससुर और पति के लिए कठोर सजा अवश्य मिल जाएगी। मैं दुखी मन से देर तक सोचती रही। माँ, पिताजी और भैया भाभी नाहक ही लोगों के मन में अपनी धाक जमाने के लिए निर्दोष तरुण और उसके माँ बाप को अपराधी सिद्ध करने में लगे हुए हैं। फिर मन की बात पचा न पाने के कारण मैं सुबह नाश्ते की मेज पर कह ही बैठी, आप लोग पल्लवी की मौत को साधारण दुर्घटना मानकर खामोश होकर क्यों नहीं बैठ जाते? अकारण बतंगड़ बनाकर मामले को उलझा क्यों रहे हैं? सब हैरानी से मेरा मुंह ताकते रह गए। भैया की आंखों में क्रोध उतर आया। तुम्हारा मतलब है हम कायरों की भांति मुंह छिपाकर भाग जाएं? तुम्हारे मन में अपनी बहन के प्रति क्या जरा सी भी हमदर्दी नहीं है? अगर इसे दुर्घटना भी मान लिया जाए तो सोचने की बात है कि नौकरों से भरे पूरे संपन्न घर में ये जानलेवा दुर्घटना कैसे हो गई? क्या इस दुर्घटना के लिए तरुण व उसके माता पिता दोषी नहीं हैं? बहू की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी उन्हीं की तो थी। लज्जित होकर मैं चुप बैठ गई। अपनी बहन पल्लवी को मैं कम थोड़ी ही चाहती थी, पर क्रोध से उमड़ते घर वालों को मैं किस प्रकार समझा सकती थी? उनकी नज़रों में निर्दोष तरुण व उसके निर्दोष माँ बाप को सजा दिलवाना ही पल्लवी के प्रति सच्ची सहानुभूति व आत्मीयता थी। मुझे अपने ऊपर हैरानी थी। मैं तरुण व इस घर के प्रति मोह से क्यों बनती जा रही थी? मेरे मन में तरुण व इसके घर के प्रति आत्मीयता क्यों पनप रही है? क्या इसीलिए कि ये सब कभी मेरा होने वाला था? मेरे मन में तरुण के वे शब्द भी घूम रहे थे जो वो जाने अनजाने में जब तक कह बैठा था। मेरे अविवाहित रह जाने व एकांकीपन के लिए वो खुद को जिम्मेदार समझकर पश्चाताप भरे स्वर में कह बैठता था, क्या गोरा रंग ही सब कुछ हुआ करता है? मेरे माँ बाप ने तुम्हें ठुकरा कर तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है उसके लिए मैं दोषी हूँ। काश मैं हिम्मत से काम लेता। अब रहने दो तरुण, कहने से कोई लाभ नहीं। तुम पल्लवी के हो, सिर्फ पल्लवी के। मैं सिहर कर कह बैठती और तरुण के शब्द अंदर ही अंदर घुट कर रह जाते। उसकी आंखों से झांकती आत्मीयता मेरा हृदय चीर देती। एकांत मिलते ही मैं फूट फूट कर रो उठती। तब मेरे मन के कोने में पल्लवी के प्रति ईर्ष्या के भाव जग जाते। सोचने लगती, काश मैं तरुण को उससे छीन लेने में सफल हो पाती। इसी मानसिक अशांति, ईर्ष्या व ऊहापोह से बचने के लिए मैं पल्लवी से दूर, बहुत दूर होती चली गई थी। मैं तरुण से भी बचने के प्रयास करती। पल्लवी के रोम रोम में अल्हड़ता व नासमझी विद्यमान थी। उसके रैकेट थामने वाले हाथ गृहस्थी की बागडोर नहीं संभाल पाए। उसकी रुचि रसोई घर में बैठकर व्यंजन बनाने में नहीं, बल्कि बन ठन कर बाजारों, क्लबों में घूमने व अपने रूप की प्रशंसा सुनकर गर्वित होने में थी। उसे तरुण से भी लगाव नहीं था। वो तरुण की ओर से लापरवाह बनी गृहस्थी को बंधन मानकर कुड़मुड़ाती रहती कि उसकी इच्छा तो सफल खिलाड़ी बनने की थी, सेठानी बनने की नहीं। माँ बाप ने नाहक ही विवाह के बंधन में बांध दिया। जब कभी नौकर नौकरानी छुट्टी कर लेते तो पल्लवी को एक वक्त का भोजन बनाना भी भारी पड़ जाता। सब्जी काटती तो चाकू से उंगलियों में जख्म हो जाते। उबलती सब्जियों के भगोने हाथों से छूट पड़ते। खौलती चाय हाथ पैरों पर आ पड़ती।
2 बार उसकी लापरवाही से गैस सिलेंडर में आग लगते लगते बची थी। पल्लवी की नासमझी के लिए मेरे माँ बाप अधिक दोषी थे, जिन्होंने उसे गृहस्थी का काम सिखलाए बगैर उसका विवाह कर डाला था। उसकी मौत का कारण उसी की नासमझी से लगी आग थी। पर मेरे माँ बाप को यह सब कौन समझा सकता था, जो बदले की भावना से अंधे हुए बैठे थे। हवालात में बंद तरुण उसके माँ बाप भोजन बनाने वाली महाराजिन को पुलिस वालों ने कचहरी में जज के सामने पेश किया तो तरुण के ननिहाल वाले बौखला उठे। तरुण की माँ के दोनों भाई ऊंचे पद पर नौकरी करने वाले संपन्न सम्मानित अफसर थे। बहन को अपराधियों के कटघरे में खड़ी देखकर उनके चेहरों पर कालिमा छा गई थी। दोनों भाई बहन बहनोई की जमानत कराने हेतु हाई कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे, पर सफलता कोसों दूर थी। जन आक्रोश के भय से पुलिस वाले भी उन तीनों को अपराधी सिद्ध करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए थे। यह देखकर दोनों भाई मेरे माँ बाप के सामने गिड़गिड़ा उठे। देखिए साहब, आपकी बेटी की मौत आपके लिए बहुत बड़ा हादसा है, लेकिन हम भी कम दुखी नहीं हैं। होनी को कौन टाल सकता है, ये जानते हुए भी कि पल्लवी की मौत अपनी खुद की गलती से हुई है। आप खामखा हमारे बहन बहनोई को नीचा दिखला रहे हैं। भैया बिगड़ उठे, हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं। कौन दोषी है इसका फैसला अदालत ही करेगी। उन दोनों ने मेरे माँ बाप भैया भाभी को काफ़ी ऊंच नीच समझाई, पर कोई भी टस से मस नहीं हुआ। सभी को कानून के फैसले की प्रतीक्षा थी, पर कोई फैसला न हो सका। कचहरी के शोरगुल, पुलिस वालों, वकीलों की भीड़ से बचने के लिए मैं एक कोने में सिमटकर नूरी को छाती से चिपकाए उसे संभालने के लिए प्रयासरत थी। अकस्मात किसी ने आकर कुछ कहा तो मैं चौंक कर आगंतुक की तरफ ताकने लगी। आगंतुक कुछ दूरी पर पुलिस से घिरे तरुण की ओर इशारा करके बोला, वे साहब आपको बुला रहे हैं। सशंकित मन से मैं तरुण की ओर बढ़ गई। वो आत्मीयता भरी निगाहों से मेरी ओर ताक रहा था। बोला, तुम्हें बच्चे खिलाने की आदत नहीं है, इसे घर में नौकर के पास छोड़ आती। इतनी छोटी बच्ची बिना माँ के कैसे रह सकती है। मैं जल्दी बाजी में कह गई, फिर अपनी बात पर खुद ही झेंप कर बोली, मैं माँ तो नहीं बन सकती, पर मौसी बनकर थोड़ी सी ममता तो दे ही सकती हूँ। मौसी भी तो माँ ही होती है, तुम्हें माँ बनने से कोई नहीं रोक सकता श्वेता। मौसी भी तो माँ होती है, तुम्हें माँ बनने से कोई नहीं रोक सकता श्वेता। तरुण के शब्दों ने मुझे फिर से सिहरा दिया। मुझे लगा तरुण की निगाहें कह रही हैं, तुम अपना अधिकार ले सकती हो श्वेता। पुलिस वालों से घिरे तरुण के माँ बाप मेरे नज़दीक आकर कहने लगे, हमने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया था बेटी, हमें अपनी गलती की सज़ा मिल गई। पुलिस वाले अपनी गाड़ी में जब उन सबको बैठाकर चले गए, उन सबके दयनीय चेहरे देखकर मेरा मन दुख से भर उठा था। मैं देर तक सोचती रह गई। हम सब घर लौटे तो तरुण के दोनों मामा भी हमारे साथ चले आए। उन दोनों का उद्देश्य मेरे माँ बाप भैया भाभी को समझा बुझाकर मुकदमा समाप्त कराना था। देर तक गर्मागर्मी होती रही। पिताजी और भैया मुकदमा वापस लेने को तैयार नहीं हो पाए तो वे दोनों तैश में भरकर देख लेने की धमकी देने लगे। तरुण के बड़े मामा रवि मोहन आस्तीन ने चढ़ाकर गरजने लगे, तुम लोग अंधे कानून पर घमंड किए बैठे हो, पर सारा कानून तुम्हारे ही पक्ष में नहीं बोलेगा। थोड़ा बहुत हम भी कानून जानते हैं, हमारे वकील तुमसे अधिक जानकार हैं, हम तुम्हें उल्टा फंसाएंगे। सबूत मौजूद है, तुमने अपनी नाबालिग बेटी बालिग बतलाकर मेरे भांजे के
गले से मर दी थी। उस अपराध में तुम सब जेल की हवा खाओगे। कौन कहता है मेरी बेटी नाबालिग थी? ये सबूत देखो। रवि मोहन ने पल्लवी की कॉलेज की पढ़ाई के प्रमाण पत्रों की फोटोस्टेट कॉपियां सबके सम्मुख पटक दी। हम सब भौचक्के से एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। पिताजी को पछतावा हुआ। नाहक ही उन्हें पल्लवी की आयु स्कूल में दाखिले के वक्त 1.5 वर्ष कम लिखवाई थी, पर ये तो खानदान का रिवाज ठहरा। पिताजी के पिताजी ने भी उनके साथ यही किया था। पिताजी तो अपने पिता के पद चिन्हों पर ही चल रहे थे। तरुण के दोनों मामा सबकी ओर व्यंग से घूरते हुए विजयी मुद्रा में अकड़ते हुए चले गए। भैया की हालत हारे हुए जुआरी की भांति हो गई थी। पिताजी खिसियाकर कह उठे, कॉलेज के प्रमाण पत्रों से क्या होता है? सबूत के तौर पर मेरे पास पल्लवी की जन्म पत्री मौजूद है। अदालत में जन्म पत्रियां नहीं, जन्म के प्रमाण पत्र चलते हैं। भैया ने बात काट दी, पर अब वर्षों बाद प्रमाण पत्र भी नहीं बन पाएगा। वे भी लिखित सबूत मांगेंगे। तब क्या मेरी बेटी के हत्यारों को कुछ नहीं हो पाएगा? माँ ने निराशा भरी सांस ली। होगा क्यों नहीं, मैं किस लिए हूँ? भैया ने ताव में भरकर सीना ठोका। अगर वे अदालत से छूट भी गए तो मैं इस घर में आग लगवा दूंगा। आजकल किसी ट्रक वाले को 15 से 20 हजार रुपये देकर एक्सीडेंट करा देना मामूली सी बात है। मैं भय से कांप उठी। आंखों के सामने तरुण का चिपका हुआ स्कूटर, लहू से लथपथ बेजान जिस्म साकार हो उठा। लगा बदले की भावनाएं दोनों परिवारों को सत्यानाश कर डालेंगी। भैया तरुण की जान के दुश्मन बनेंगे और तरुण के मामा भैया की जान के। इस पारिवारिक दुश्मनी का अंत न मालूम कहाँ, कब व कैसे होगा। घर वालों को नन्ही सी नूरी की भी चिंता नहीं। जी में आया भैया के सामने जाकर तनकर खड़ी हो जाऊं और चिल्ला चिल्ला कर कहूं कि वे सच्चाई को स्वीकार करना सीख लें। पल्लवी की नादानी का परिणाम दो परिवारों की दुश्मनी में ना बदल दें, पर हिम्मत नहीं हो पाई। कल क्या उन्होंने कुछ कम सुनाया था, कहकर अपनी ही बेइज्जती करानी पड़ती। भैया सबको समझाते रहे कि कल कचहरी में जज के सामने तरुण व उसके माँ बाप के खिलाफ क्या क्या कहना है, कौन से आरोप लगाने हैं, कितने सबूत प्रस्तुत करने हैं। माँ और पिताजी भैया की बातों को देर तक रटते रहे ताकि सब कुछ ठीक ठाक याद हो जाए और कचहरी में उनका पलड़ा हल्का ना पड़े। लेकिन मैं हतप्रभ थी। तरुण के विरुद्ध अनर्गल विश्वमन किस प्रकार से कर पाऊंगी? उस सीधे सच्चे निर्दोष इंसान पर मिथ्या दोषारोपण कैसे कर पाऊंगी? उसकी आत्मीयता स्नेह का क्या यही बदला रह गया है मेरे पास? मैं कश्मकश के भारी दौर से गुजर रही थी। अदालत जाते वक्त भी मैं तनावग्रस्त थी। वह अपने आप पर संयम रखने का पूरा प्रयास कर रही थी। ये वक्त मेरी अग्नि परीक्षा जैसा था। फिर लोगों की भारी भीड़ के बीच मेरे माँ बाप, भैया भाभी, तरुण व उसके माँ बाप के ऊपर भांति भांति के लांछन लगाते रहे। भैया के वकील ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। जब मेरा नाम लेकर पुकारा गया तो मेरे पैर दो दो मन के हो रहे थे। एक कदम बढ़ाना भी भारी लग रहा था। मैंने देखा थोड़ी दूर खड़े भैया मेरी ओर आंखें फाड़े यूं घूर रहे थे जैसे कच्चा चबा डालेंगे। माँ, भाभी, पिताजी सभी की निगाहों में एक ही भाव था कि मैं वही बोलूं जो कुछ भैया ने रटवाया है। फालतू का बोलकर उनका मामला न बिगाड़ो। वकील फुसफुसाया, श्वेता जी, आप अदालत को साफ साफ बतला दीजिए कि आपकी बहन को ससुराल में किस प्रकार से मारा पीटा जाता था। सता कर लड़की पैदा करने की सजा दी जाती थी। लड़का पैदा ना हुआ इस बात पर ताने उलाहने दिए जाते थे। तरुण को फंसाने के लिए वकील ने ये नया मुद्दा ढूंढा था। अच्छे भले इंसान पर इतने अधिक झूठे आरोप मैं
आपा खो बैठी। वकील साहब, आपको गलतफहमी है। तरुण ने कभी बेटा बेटी में भेदभाव नहीं रखा। उसने कभी पल्लवी को नहीं सताया। वो एक अच्छा इंसान है। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम रहेगी। पल्लवी अपनी नासमझी से दुर्घटनाग्रस्त हुई थी क्योंकि उसे घर के काम करने की समझ नहीं थी। वो मायके में भी कई बार जली थी, कपड़ों में आग लगाई थी, सीढ़ियों पर फिसलकर हाथ पैर तोड़े थे, बिजली की इस्त्री से चिपकी थी। पता नहीं मैं कब तक सच्चाई बखान करती रही। न्यायाधीश के सम्मुख काहे का भय, फैसला तो सच्चाई के रास्ते पर ही होना है। जब मेरा मुंह बंद हुआ तो सब हैरानी से घूर रहे थे। जज, वकील, पुलिस वाले, सभी की आंखों में विस्मय उतर आया था। भैया की आंखें क्रोध की अधिकता से लाल हो रही थी, जैसे घर जाते ही मेरा खून कर देंगे। मैं कटघरे से निकलकर बाहर की तरफ बढ़ी तो माँ पिताजी दोनों मेरे नज़दीक आकर अनाप शनाप सुनाने लगे कि मैंने भावनाओं में बहकर भारी गलती कर डाली है, मुकदमे का रूप ही बिगाड़ कर रख दिया। भाभी व्यंग कसने लगी। देख लिया तुम्हारा भगनी प्रेम, तुम किसी की सगी नहीं हो। तुमने हमारे सारे परिश्रम पर पानी फेर दिया। मुझे किसी की परवाह नहीं थी क्योंकि मैं सच्चाई के रास्ते पर थी। तभी मुझे अपनी पीठ पर किसी के हाथ के स्पर्श का आभास हुआ। देखा तो तरुण था। उसकी आंखें कृतज्ञता के आंसुओं से तरबतर थी। बोला, तुम कितनी महान हो श्वेता। तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। रहने दो ये चापलूसी। मैं आगे बढ़ने लगी। तभी तरुण के माता पिता भी आ गए। उन सब की जमानतें स्वीकृत हो चुकी थी। वे सब मेरी प्रशंसा के पुल बांधने लगे, बार बार कृतज्ञता प्रकट करने लगे। मैं सोच रही थी घर पहुंचकर माँ पिताजी भैया भाभी से अपमानित भी तो होना पड़ेगा। तरुण के दोनों मामाओं ने मुझे अपनी कार में बिठा लिया। घर छोड़ने के लिए साथ आ गए। रास्ते भर दोनों मुझे सच बोलने के लिए शाबाशी देते रहे। माँ पिताजी भैया भाभी किराए की टैक्सी लेकर घर आए और बगैर मुझसे कुछ बोले गुस्से से दंदनाते हुए अपना सामान उठाकर उसी टैक्सी में बैठकर स्टेशन चले गए। मैं भी अपना सामान बांधने लगी। मुझे भी छात्रावास में वापस लौटना था। पराये नीड़ में कब तक रह सकती थी। कुछ वक्त बाद तरुण, उसके माँ बाप, महाराजिन अन्य गाड़ी में बैठकर घर पहुँच गए। उन सब ने मुझे रोकने की बहुत चेष्टा की। तरुण की माँ बोली, बेटी तुमने हमारी इज्जत बचाई है। ये घर अब तुम्हारा ही है, तुम यहीं रहो। नहीं माँ जी, मैंने ये घर पाने के लालच में सच नहीं बोला है, बल्कि अपना फर्ज निभाया है। मैं किसी प्रकार नहीं रुकी तो तरुण मुझे कार में बैठाकर स्टेशन छोड़ गया। रास्ते भर मौन रहा, पर तरुण की भावपूर्ण आंखें बहुत कुछ कह रही थी। हफ्ते भर के अंदर तरुण के माँ बाप कानपुर जा पहुँचे। तरुण की माँ आंचल पसार कर बोली, मैं तरुण के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आई हूँ। इनकार करके मेरा मन मत दुखाना। लड़कियों का विवाह उनके माँ बाप तय करते हैं। आप लोगों को वहीं जाना चाहिए था। हम वहाँ हो आए हैं। वे लोग तैयार हैं, बस तुम्हारी स्वीकृति लेनी रह गई थी। मैं क्या बोलती, मेरा मौन ही मेरी स्वीकृति थी। शीघ्र ही मेरा व तरुण का विवाह संपन्न कर दिया गया। विदाई की बेला आने से पहले मैंने सुना भाभी एक कोने में खड़े भैया से फुसफुसा रही थी, तुमने बेकार ही उन लोगों पर मुकदमा ठोका था। बेहतर रहता हम उन्हें सजा दिलवाने के नाम पर डरा धमका कर 2 से 4 लाख रुपए ऐंठ लेते। अब पछताने से क्या होता है। भैया ने ठंडी सांस ली। सोने की चिड़िया हमारे हाथ से निकल चुकी है। श्वेता हमसे अधिक होशियार निकली। सच बोलकर बाजी मार ली। मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। भाभी भैया का लालच अभी समाप्त नहीं हो पाया था। विवाह की प्रथम रात्रि में तरुण ने भारी स्वर में कहा, मैं अपराधी हूँ।
तुम्हारी जगह तुम्हारी बहन को चुन लिया था, ऐसा मत सोचो। मैंने लरजता हाथ तरुण के होठों पर रख दिया। पल्लवी तो मात्र हवा का एक झोंका थी। हम दोनों के बीच में आई और अपनी निशानी छोड़कर सर से उड़ गई। मेरी आंखें गीली हो उठी। पल्लवी अपना सारा सुख वैभव मेरे लिए ही तो छोड़ गई थी। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।